यस संजीव भाई, गुड आफ्टरनून। करेंगे शुरुआत। किसी का फर्स्ट डे आज? नहीं, पहली पहली बार आया हो। इसके पहले ऑनलाइन देखा कुछ? देखा? सभी ने देखा ना? तो फिर घर गए थे क्या? अच्छा, सभी। ओके, अच्छा। यस संजीव भाई, गुड आफ्टरनून। नेहा, प्रथम, अंश, क्या नाम है, मुरली, मंजीत, मेहर, संदर्भ। ओहो, नए नए बच्चे आए आज। चलिए भाई, करते हैं शुरुआत। तो देखिए, है ना, लास्ट टाइम आप क्या पढ़े थे? आपने लास्ट ऑफर पढ़ लिया था। हाँ जी, बताइए। यस, एक मिनट। हाँ, कहाँ गया अपना ये? नाइनटीन्थ वाला क्वेश्चन, पेज नंबर कौन सा है आपका? ये वाला ना? ओके, पेज नंबर है 1.1.9। और यहाँ पर दे आर नॉट ऑन द सेम पेज, मतलब पहले तो कॉन्सेंसस आपका कॉन्सेंसस एडिडम नहीं है, एंड अग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। कॉन्सेंसस एडिडम का मतलब दोनों सेम चीज के बारे में सोच रहे हैं। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी दुकान में दो रिमोट पड़े, है ना? आप दुकान में आए और आपने कहा कि एक रिमोट चाहिए। मुझे लगा कि आपको ब्लैक वाला चाहिए, लेकिन आपको एक्चुअली व्हाइट वाला चाहिए था। तो इसमें आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स नहीं है, मतलब वी आर नॉट अग्रीइंग ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। कहने का मतलब वी आर नॉट ऑन द सेम पेज, हम दोनों एक ही सब्जेक्ट मैटर के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अगर मुझे भी पता है कि आप ये ब्लैक रिमोट मांग रहे हो, आपको भी पता है कि ब्लैक रिमोट मांग रहे हो, तो फिर वो वहां पर कॉन्सेंसस एड इडम है, मतलब आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स है। ठीक है? तो इसमें आई थिंक यही वाला केस मुझे दिख रहा है कि जॉय ओन्स। देखो, मैंने आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस लिखने के लिए दिए थे, लिखे हैं सभी लोग? कितने लोगों ने लिखा? जितने क्वेश्चन दिए थे सभी ने? हाँ, बाकी लोगों ने क्यों नहीं लिखा? आपने मैडम? क्या बोल रहे हैं? एडमिट थे? Sorry, क्या हो गया? फीवर में एडमिट कर देते क्या? अच्छा, और आप लोगों ने तीनों ने क्यों नहीं किया? नहीं, सेकंड बेंच, सेकंड बेंच। ऑनलाइन देखा था तो होमवर्क तो कर सकते थे। अच्छा, नहीं देखा था, और आप दोनों ने होमवर्क? बस है, आप भी तो बोला ऑनलाइन देखा है। तीनों बोला ना ऑनलाइन देखा है पहले। कल तो था भी नहीं, कल संडे था। परसों का बता। चलो, हाँ जी। समझा नहीं, क्या बोल रहे हो? ये 4 नंबर के हैं तो? ऐसा किसने बोला? अगर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, है ना, जैसे एक्सप्लेन द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, 5 नंबर का तो 5 पॉइंट लिखने के। लेकिन केस स्टडी बेस्ड आया 4 नंबर का, तो कोई नहीं बोलेगा आपको 4 नंबर लिखो। 8 नंबर का केस स्टडी आया तो क्या करो? है ना, ऐसे नहीं होता है ना? जो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपका डिफरेंस बिटवीन होता है, या फिर जो आपके ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स वगैरह होता है, उसमें 5 नंबर का है तो 5 वो लिखने का, पॉइंट्स 6 तो 6 पॉइंट्स लिखने का। लेकिन केस लॉ वगैरह में ऐसा नहीं होता है ना? केस लॉ या केस स्टडी में तीन ही चीजें होती है, प्रोविजन, फैक्ट्स, कंक्लूजन। केस लॉ रहा तो प्लस एक रेफरेंस ऑफ द केस लॉ। ऐसा बस उतना आपको प्रॉपर लिखना है। हाँ जी। सर्टेनिटी से क्यों नहीं कर सकते? ये आपको धीरे धीरे समझेगा। लॉ में ऐसा होता है कि आपको लगता है कि एक पॉइंट इधर भी आ जाना चाहिए, उधर भी आ जाना चाहिए, है ना, ऐसा। लेकिन आप 2-3 बार जब क्वेश्चंस करोगे ना, तब आपको समझेगा कि आइडियली जो प्रोविजन एग्जैक्ट कौन सा होता है वो कौन सा होता है। देखो, मैं आपको पढ़ता हूँ। जैसे यहाँ पर बोला क्वेश्चन नंबर 19 में, मिस्टर जॉय ओन्स 2 फ्लैट्स इन अ बिल्डिंग। ही वांटेड टू सेल फ्लैट नंबर 101। मैंने सौरव रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। ही वांटेड टू सेल फ्लैट नंबर 101 मिस्टर रॉय, है ना, टू मिस्टर रॉय। Mr. Joy offered to sell his flat number 101 to Mr. Roy, but Mr. Roy thought that Mr. Joy wanted to sell his flat number 102। तो ये देखो, जब मैं आपको एग्जाम्पल्स देता हूँ ना क्लास में, तो एग्जाम्पल्स आपको इसलिए खास ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये मैंने आपको देखो बताया था। आई थिंक रिमोट वाला या मोबाइल वाला हमने एग्जाम्पल लिया था, है ना, कि 2 मोबाइल है, मुझे छोटा वाला बेचना था, आपको लगा कि बड़ा वाला लेना है, ऐसा कुछ। तो ठीक है, तो ये आपको तब मैंने इसी पॉइंट में यही समझाया था कि यहाँ पर भाई आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स नहीं है, कॉन्सेंसस एडिडम नहीं है। तो मैं एक चीज बेचना चाह रहा हूँ, आप दूसरी चीज खरीद रहे हो, है ना? तो मेन तो ये आना चाहिए, मेन वाला। फिर आपको सर्टेनिटी वगैरह ऐड करनी है तो आप कर सकते हो, है ना? आगे देखें, देखते हैं क्या इसमें।
है ना, एंड ही सेड यस टू द एग्रीमेंट कंसीडरिंग द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ सच अ कॉन्ट्रैक्ट, है ना। 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो एक बार आप देख लो पैटर्न क्या होता है लिखने का। ये आपका मॉक टेस्ट पेपर जून 2022 का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो देखो हम प्रोविजंस लिखते हैं कभी भी, है ना। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है प्रोविजन से। अगर आपको सेक्शन नंबर याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो, है ना, नहीं याद हो तो एज पर दी रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सोगा के रेगुलर लेक्चर्स में सुना था कि आप मुझे बहुत याद कर रहे हो, है ना। आपका नाम ही ऐसा है शिलाजीत, तो हम क्या करें, है ना? शिलाजीत सरकार नाम है इनका। तो यहाँ पर हमने क्या बोला है, सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने ये कह के रखा है कि भाई हमारे पास कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं एंड वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट इज अ फ्री कॉन्सेंट एंड कॉन्सेंट शुड बी दी एक्सप्रेस विलिंगनेस वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। उसमें देखो 2 चीज लिखी हुई थी। फ्री कॉन्सेंट में हमने 2 चीजें पढ़ी थी। एक तो आपका यहाँ पर वो सब, है ना, आपका जो कॉन्सेंट है फ्रॉड वगैरह करना नहीं होना चाहिए। एंड सेकंड उसी में लिखा हुआ था कि देयर शुड बी आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स, मतलब कॉन्सेंसस एड इडम। तो पहले तो इन्हें प्रोविजन डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर सेक्शन 13 फर्दर क्लैरिफाई करता है that 2 or more persons are said to consent। आपकी consent कब मानी जाएगी, जब वहां पर they agree upon the same thing in the same sense। तो ये पैराग्राफ किसका हो गया, आपका प्रोविजन का, ठीक है। पहला पैराग्राफ आपका हो गया यहाँ पर प्रोविजन का, ठीक है। एज पर द रेलेवेंटेड प्रोविजन, ऐसे मत लिखो, है ना, ऐसे मत लिखो, रेलिवेंटेड कुछ नहीं होता है ना। यस यस चलेगा। कैफी जितना मैं पढ़ा हूं उतना आप डेली राइटिंग प्रैक्टिस करो, आगे आगे मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देन अब यहाँ पर आपको देखो फैक्ट्स दिए गए इन दी प्रेजेंट केस। फैक्ट्स ऑफ द केस क्या मतलब, इसमें जो जो हुआ है आपको बताएंगे। इन द प्रेजेंट केस बोथ द पार्टीज हैव गिवन फ्री कंसेंट बट दे आर नॉट कंसीडरिंग द सेम थिंग इन द सेम सेंस। सो मिस्टर जॉय वांट्स टू फ्लैट 101 एंड ही इज थिंकिंग टू बाय 102। तो आप फैक्ट्स में सिर्फ इतना लिखो तो भी चलेगा। एंड ये आपका लास्ट वाला आ जाएगा कंक्लूजन, आपका लास्ट वाला आ जाएगा कंक्लूजन। एंड कंक्लूड इन्होंने कैसे किया है, कंक्लूजन कैसे किया है, hence the agreement would be invalidated at the beginning stage itself because both the parties did not agree upon the same thing, मतलब sale of flat in the same sense, hence both the parties did not have mutual consent, therefore it is not a valid contract। तो मतलब अपना जो लिखने का तरीका रहेगा वो सही मिलेगा, प्रोविजंस, फैक्ट्स, कंक्लूजन। अगर ये 6 नंबर का क्वेश्चन होता था तो भी आपका आंसर इतना ही आता था। अगर मैं इसको 4 की जगह 6 नंबर कर देता था तो भी आपका कंटेंट उतना ही रहता था, क्योंकि इसके अलावा क्या लिखोगे ना, है ही इतना, सब कुछ लिख दिया। अब बीकॉम थोड़ी कि भाई 1 पेज एक्स्ट्रा लिख देंगे, जितना है उतना ही लिखने का, चाहे वो 6 नंबर हो चाहे वो 8 नंबर है, लेकिन ध्यान रखना कुछ मिस ना हो और पैटर्न जो प्रॉपर है आपने प्रॉपरली फॉलो किया, प्रोविजन, फैक्ट्स, कंक्लूजन। नंबर ही मिलेंगे। देखो आपको ना किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, चेकर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, ठीक है। आप सबकी कॉपीज मेरे पास आई, ठीक है। अब मैं समझो सीएन प्रैक्टिस हूं, मुझे लॉ वो नहीं आता है, लेकिन मेरे पास फ्री टाइम होता है तो मैं क्या करता हूँ, 2-2 घंटे आपकी कॉपी चेक कर लेता हूँ। जो चेक करते हैं वैसे ही होते हैं, ठीक है। सीए बन चुके होते हैं, हो गए उनको 10-20 साल 15 साल जैसे भी है ना। उनके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है तो उनको लगता है कॉपी चेकिंग भी कर लेते हैं, तो उनको कुछ याद नहीं है पहले का लॉ। उनके बाद आपकी कॉपी आएगी, है ना। अब वो देखेंगे कि भाई ये क्वेश्चन है, तो उनको कुछ याद नहीं आएगा। उनके पास साथ में क्या रहेगा, सजेस्टेड आंसर्स, मैंने आपको पहले बोला, है ना। उनके पास होते हैं सजेस्टेड आंसर्स, वो सजेस्टेड आंसर में देखेगा कि सजेस्टेड आंसर में क्या क्या मेन बोला है, सेक्शन 10 का एलिमेंट्स बोला है एंड सेक्शन 13 का कॉन्सेप्ट से रेडिडम है। दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, खत्म कहानी, है ना। और आप उसकी इच्छा हो भी तो 5 में से 1 नंबर दे देगा, सर्टेनिटी वाला पॉइंट डाला तो। और इसमें सर्टेनिटी वाला पॉइंट में डाल भी दूंगा तो भी उसको कुछ एडिशनल नंबर नहीं मिलेंगे, ऐसा, ठीक है। मतलब बेसिकली अपने को यही कोशिश करनी है कि अपन एग्जैक्ट जो एग्जामिनर चाहता है वो अपन लिखें, ऐसा। वो सही नहीं, मतलब गलत नहीं है, सर्टेनिटी वाला भी पॉइंट सही है, लेकिन उसके आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ऐसा। ठीक है, डन, यहां तक समझ आया, है ना। चलिए देन यहाँ पर कोई तो कुछ तो पूछ रहा था, कौन सा, ये वाला, है ना। किसी ने पूछा था सर ये कमेंट वाला बताओ कैसे लिखे। पहले क्या बोल के रखा है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। कमेंट कैसे लिखोगे इसको आप, पहले तो डेफिनेशन से स्टार्ट कर दोगे, है ना। एग्रीमेंट का मीनिंग क्या होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है, फिर उसके बाद है कंपैरिजन के पॉइंट्स आप डाल सकते हो, है ना। स्कोप वगैरह डाल सकते हो, है ना। कॉन्ट्रैक्ट जो बनता है तो एग्रीमेंट के बिना नहीं बनेगा, है ना। एंड वाइस वर्सा, एग्रीमेंट आपका लीगल इलीगल कैसे भी हो सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट से पॉसिबल लीगल होना चाहिए। तो ये सारे के सारे पॉइंट जो आपने पढ़े ना, बस उसी को आपको पैराग्राफ में डालना है, कुछ भी नया नहीं है,
ओके, तो इसमें आप अपने मन से थोड़ा कंटेंट ऐड कर सकते हो, आपको नहीं जमे तो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में। लेकिन केस स्टडी में कुछ स्कोप ही नहीं है ना। माना केस स्टडी आपको पूछा, देखो ये केस स्टडी है ना, केस लॉ नहीं, जहां पर किसी कोर्ट का डिसीजन होता है, जैसे कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी, अगर उसके रिलेशन में क्वेश्चन पूछ लिया तो वो केस लॉ वाला क्वेश्चन है। यहां पर कोई केस लॉ नहीं है, तो ये सिंपली क्या है, केस स्टडी है। ठीक है, तो केस स्टडी में अपने पास कुछ ज्यादा स्कोप नहीं होता है, प्रोविजन फैक्ट्स कंक्लूजन, कहानी खत्म। सॉरी, कौन सा लो, वो राइटिंग वाला नहीं किया क्या मैंने? एक मिनट दीजिए, अभी तुरंत कर देता हूँ, है ना। और इसके अलावा अपन क्या पढ़े थे लास्ट में, है ना, ऑफर वगैरह पढ़ लिया था, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर पढ़ लिया था, है ना। उसके ऊपर आपके जो, चलो ठीक है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। एक ही मिनट इसको रीड करो वापस से, है ना। मैं आपको जो राइटिंग प्रैक्टिस वाली लिंक है वो देता हूँ, एक ही मिनट रुकिएगा। हाँ जी, मेहर मिल जाते हैं। मेहर पूछ रहा है सर, प्रोविजंस और फैक्ट्स लिखा और कंक्लूजन पूरा गलत हो गया, तो आंसर मिलते हैं क्या, प्रोविजंस का मिल जाएगा, प्रोविजन का मिल जाएगा, फैक्ट को वैसे भी इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है, फैक्ट आप एकदम शॉर्ट शॉर्ट में निपटा देते हो तो भी चलता है। देखिए आ गया आपके पास। केस लॉ लिखने में दिक्कत है, केस लॉ मतलब कहानी लिखनी है अपने शब्दों में। केस लॉ इज नथिंग बट स्टोरी, जो आपको सिंपल वर्ड्स में लिखना है ना। कोई आपको उसमें जो है फैक्ट्स याद नहीं रखने होते हैं, है ना। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी में, जैसे कंपनी आपको कितना कॉम्पनसेशन देने वाली थी, कितना देने वाली थी, 100 पाउंड, ये याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, केस लॉ में सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि दिक्कत क्या हुई थी और उसका रीजन क्या दिया एंड उसका कंक्लूजन क्या था, है ना। कब कौन से वाले ईयर में हुआ कोई मतलब नहीं है ना। आपको कितना कॉम्पनसेशन मिला उससे भी कोई कोई मतलब नहीं है। ठीक है, डन, है ना। आपको लिंक आ गई क्या बताइए, राइटिंग सेक्शन की लिंक आ गई आपके नोट्स में, इसमें ग्रुप में देखिए एक बार, एक ही मिनट। चलिए सुनिएगा, तो नेक्स्ट आपने यहाँ पर पढ़ के रखा था आपका प्रपोजल, प्रपोजल बोले तो आपका ऑफर, है ना। ऑफर की डेफिनेशन क्या थी, ऑफर प्रपोजल मतलब किसी को पूछना, तो वो क्या था, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू, है ना, टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग विथ अ व्यू, है ना, टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ दैट अनदर। हमने उसको इसलिए पूछा ताकि हमको उसकी एसेंट मिले, मतलब कॉन्सेंट मिले, देन वी हैव सेड टू मेक अ प्रपोजल, तो इसको हम कहते हैं प्रपोजल। ठीक है, डन है ना, समझ आया, ओके चलिए। देन नेक्स्ट अपने को बोल के रखा है एसेंशियल्स ऑफ अ प्रपोजल, मतलब एसेंशियल्स ऑफ एन ऑफर। तो यहाँ पर क्या क्या हमने कहा था कि उसी को, डेफिनेशन को हमने तोड़ा था, जो ऊपर लिखा हुआ था उसी को आप ब्रेक करोगे पॉइंट्स में, तो आपका एसेंशियल यहाँ पर जो है एसेंशियल्स बन जाएंगे। पहला वाला बस इसमें एक्स्ट्रा था कि भाई जो ऑफर देता है उसको हम कहते हैं ऑफरर, और जिसको ऑफर दिया जाता है जिसको कहते हैं ऑफरी, सिंपल था एकदम। ओके, देन नेक्स्ट हमने कहा था कि भाई ऑफर अपने पास अलग अलग टाइप के होते हैं। व्हाट डू मीन बाय जनरल ऑफर,
the offer which is given to the public at large and any of the person after accepted after complying with the conditions. कोई किसी ने भी अगर अपनी कंडीशंस को कंप्लाई किया मतलब फॉलो किया, तो वो क्या कर लेगा, वहां से हम मानेंगे उसने एक्सेप्टेंस दे दिया है. इसी में आपका केस हुआ था कौन सा, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी. कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, ये सबको कहानी याद है ना. कंपनी ने एक एडवर्टीजमेंट दी थी कि हमारे स्मोक बॉल है, अगर इसको यूज करने के बावजूद आपको इन्फ्लुएंजा हो गया या कोई बीमारी हो गई तो हम आपको यहाँ पर 100 पाउंड का कॉम्पनसेशन देंगे. कार्लिन ने उसको यूज किया, फिर भी वो बीमार हो गई तो उसने 100 पाउंड के लिए केस कर दिया. तो कंपनी ने क्या बोला कि हम आपको पैसे नहीं देंगे. क्यों नहीं देंगे, माने ऐसा हम आपको पैसे नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि आपने हमको इन्फॉर्म नहीं किया था कि आपने भाई कंडीशंस पूरी की और आपने दवाई ली है. तो सरकार ने यहाँ पर क्या कहा था कि भाई इन द केस ऑफ जनरल ऑफर कम्युनिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड. एंड सामने वाले ने अगर कंडीशंस पूरी कर दी है तो मान लेंगे कि भाई उसने एक्सेप्टेंस दे दिया था, तो यहाँ पर जो कंपनी थी वो बाउंड हो गई थी. ठीक है, तो ये था आपका जनरल ऑफर. सेकंड था आपका स्पेशल ऑफर या फिर स्पेसिफिक ऑफर विच इज गिवन टू a specific person or a specific group of persons. हाँ, स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक ग्रुप को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड इज योर स्पेशल या स्पेसिफिक ऑफर. एंड ये जो ऑफर दिया जाता है ये वही एक्सेप्ट कर सकता है जिसको हमने ऑफर दिया हो, हाँ जिसको हमने ऑफर दिया हो सिर्फ वही इसको एक्सेप्ट कर सकता है. ठीक है डन. देन थर्ड वाला था आपका है ना क्रॉस ऑफर या काउंटर ऑफर. तो जैसे फॉर एग्जांपल आपका समझो पहले काउंटर ऑफर था. काउंटर करने का मतलब हमने क्या बोला था, मॉडिफिकेशन करना. किसमें, है ना, मॉडिफाइंग इट इन दी गिवन ऑफर, सिंपल शब्दों में, है ना. या फिर अगर आपको लिखना होगा तो व्हेन वन पर्सन मेक्स एन ऑफर टू अनदर पर्सन एंड अनदर पर्सन इज गिविंग दी मॉडिफाइड एक्सेप्टेंस और क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस ऑफ इट, मतलब उसमें कंडीशंस डाल के बोल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, काउंटर ऑफर. मतलब हमने ऑफर दिया, आपने उसमें मोलभाव किया तो हो जाएगा काउंटर ऑफर. एंड बिकॉज ऑफ द काउंटर ऑफर द ओरिजिनल ऑफर गेट्स लेप्स्ड, है ना. आपके नए ऑफर के कारण ओरिजिनल वाला आपका खत्म हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड योर काउंटर ऑफर. ये भी समझ आया. ओके, अब नेक्स्ट वाला आपको यहां पर दिया गया था, है ना, क्रॉस ऑफर. नेक्स्ट वाला आपको यहां पर दिया गया था क्रॉस ऑफर. व्हाट डू यू मीन क्रॉस ऑफर, exchange of identical offers. So when two parties give the identical offers or same offers to one another, more or less at the same point of time, and both parties are unaware regarding the same. दोनों को इस बात का पता भी नहीं है कि सामने वाली पार्टी ने हमको सेम ऑफर दिया हुआ, दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस ऑफर. है ना, मैंने आपको ऑफर दिया, आपने भी सेम ऑफर दिया, दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस ऑफर. एंड वेदर टू क्रॉस ऑफर्स रिजल्ट इनटू एन एक्सेप्टेंस और कॉन्ट्रैक्ट, क्या दो क्रॉस ऑफर से कॉन्ट्रैक्ट बनता है, आंसर इज नो, क्योंकि ऑफर एंड ऑफर है ना, एक्सेप्टेंस आना जरूरी है. जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आएगा वो आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा. ये भी डन है. ओके, देन नेक्स्ट आपको दिया गया है, आराम से कैफी चिंता मत करो. नेक्स्ट आपको यहां पर दिया गया है कौन सा, स्टैंडिंग ऑफर. स्टैंडिंग ऑफर मतलब विच रिमेन्स ओपन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम और सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज योर स्टैंडिंग ऑफर. तो इसमें गवर्नमेंट के टेंडर, कुछ सेल वगैरह वगैरह ये सब आप डाल सकते हैं. चलिए चले हम आगे, सुनेगा. अब नेक्स्ट आपको यहां पर दिया गया है एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर, है ना. वैलिड ऑफर में क्या क्या होना चाहिए, तो हमने कहा था इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएशन ऑफ लीगल ऑब्लिगेशंस, सर्टेन, डेफिनेट, नॉट वेग, है ना. ऐसे कुछ कुछ पॉइंट्स हैं. इसके ना एक बहुत ही बढ़िया मेरे पास समरी बनी हुई है, एक मिनट तो बताता हूं मैं आपको. आपके मॉड्यूल में ये ऑफर वगैरह आपके कहां पर लिखा हुआ है, पेज नंबर 1.4 ना. चलिए देखिए एक बार, ये जो आपने ऑफर पढ़ के रखा है ना, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर, ये क्या कहते हैं कि भाई वैलिड ऑफर में क्या क्या होना चाहिए. पहले मैं आपको पॉइंट्स रीड करवाता हूं, फिर मैं आपको याद करवाता हूं. ठीक है, हमने कहा कि भाई एसेंशियल्स एलिमेंट्स क्या क्या होंगे ऑफर के. तो सबसे पहले क्या बोला है, ऑफर मतलब इट शुड बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग दी लीगल रिलेशंस. तो आपका यहां पर मैंने क्या करने का, लीगल रिलेशंस बनाने का, तो ऑफर माना जाएगा. सेकंड वाला पॉइंट, सर्टेन डेफिनेट होना चाहिए, मीनिंग क्लियर होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए. थर्ड वाला पॉइंट, इट शुड बी कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरी, सामने वाले को बताना पड़ेगा. हमने इसलिए बोला है ताकि सामने वाली पार्टी की अपने को
एसेंट मिले मतलब कॉन्सेंट मिले। इट मे बी कंडीशनल, आप इसमें कंडीशन भी डाल के रख सकते हो, पॉसिबल है। नेक्स्ट, ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, मतलब नहीं बोलने का मतलब या कुछ ना बोलने का मतलब हाँ ऐसा नहीं माना जाएगा। ठीक है, ऑफर में ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि सामने वाले ने कुछ नहीं बोला तो मैं एक्सेप्टेंस मान लेंगे, ऐसा भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देन ऑफर कैन बी इधर स्पेसिफिक और जनरल, सबको पूछा जा सकता है या एक को भी हो सकता है, एंड इट कैन बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम योर इन्विटेशन टू ऑफर वगैरह वगैरह वगैरह। तो 9 पॉइंट्स आपको ध्यान रखे, मतलब एक बार रीड किया अपन ने 9 पॉइंट्स ऊपर ऊपर से देखो। तो इन पॉइंट्स को अब याद कैसे करना है, तो हमने यहाँ पर ना एक एग्जाम्पल बनाया था। हाँ, एक था आदित्य और एक है अदिति। अपने आदित्य है ना कोई, तो क्या क्या घर से पढ़ रहा है, और अदिति नहीं है ना, अदिति नहीं है, ऑनलाइन में बहुत सारी होगी। चलिए सुनिए, तो आपको देखो क्या करना है, देखो यहाँ पर ये आदित्य ऑफर देना चाह रहा है, आदित्य जो है वो है ना अदिति को ऑफर देना चाह रहा है। तो ऑफर दिया, प्रपोजल दिया, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि भाई किसको पूछना है ना। आप जब भी कहीं जाते हैं आपको भीड़ दिखती है तो आपको सब थोड़ी पसंद आते हैं, है ना। 50 लोग अगर क्लास में होंगे तो आप उसमें कट शॉट करते हो, है ना, 2-3 को आप सेलेक्ट करते हो, है ना, उसमें से भी कट शॉट करके आप एक पे आते हो। एक क्लास में एक ही रख सकते हैं, है ना, एक क्लास में एक ही पॉसिबल है ना, नहीं तो क्या इधर उधर पता चल जाता है, लफड़े हो जाते हैं बहुत। सही है ना। तो हमने क्या बोला है ना कि आदित्य को पहले सोचना है कि उसको जनरल ऑफर देना है या स्पेसिफिक ऑफर देना है। ठीक है, आदित्य को सोचना है कि भाई उसको जनरल ऑफर देना है या फिर स्पेसिफिक देना है। ठीक है, अब समझो उसने सोचा कि भाई किसी को तो ऑफर देना है, तो पूछना पड़ेगा कि नहीं, तो ऑफर हैज टू बी कम्युनिकेटेड। मनी मन कैसे चलेगा, है ना, मनी मन बढ़िया सोच रहे हैं, है ना, टेढ़ा टेढ़ा देख के मुस्कुरा रहे हैं, है ना, कॉपियां मांग रहे हैं, है ना, गलत कभी बॉटल मांग रहे हैं कभी पेन मांग रहे हैं, है ना, दुनिया से छोड़ के उसी की नोटबुक चाहिए कितनी भी घटिया हैंड राइटिंग क्यों ना हो, है ना। तो मतलब पूछना पड़ेगा ना, ऑफर हैज टू बी कम्युनिकेटेड, है ना, मनी मन नहीं चलेगा। देन आप जो ऑफर दोगे वो क्लियर कट दोगे, एकदम पूछोगे तो एकदम क्लियर कट पूछना, है ना, कि भाई कॉफी के लिए चलना है क्या, डेट करना है क्या, ऐसा, है ना, ऑफर दे रहे हो इसलिए, तो कैसा होना चाहिए एकदम वो सर्टेन क्लियर। उसके बाद कि कैसे पूछोगे आप, एक्सप्रेस भी हो सकता है इम्प्लाइड भी हो सकता है ना, इशारों इशारों में तो आप करती हो, दैट इज कॉल्ड एज इम्प्लाइड। डायरेक्टली पूछ लिया तो एक्सप्रेस। ठीक है, और ये आप क्यों पूछ रहे हो, ताकि वो कन्या क्या बोले, है ना, हाँ बोलेगी इसलिए तो पूछ रहे हो आप, है ना। दिस इज डन टू गेट द एसेंट ऑफ अनदर पार्टी, सामने वाले की सहमति आनी चाहिए। और अगर वो कुछ ना बोले तो हाँ मान लोगे, क्या उसकी ना में भी या उसकी खामोशी में भी हाँ होता है, नहीं, ऐसा कोई टर्म आपके ऑफर में नहीं होना चाहिए। सो ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। ऑफर में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि भाई सामने वाले ने कुछ नहीं बोला था हम उसको एक्सेप्टेंस मान लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर कुछ ना बोले तो उसको हाँ मानना है क्या, तो नहीं, है ना। तो बाद में आप कुछ कंडीशन डाल सकते हो क्या, बाद में आप कुछ कंडीशन डाल सकते हो क्या, है ना, दोस्तों के साथ नहीं जाने का, मेरे को बिना बताने के नहीं जाने का, बिना बताए नहीं जाने का, है ना, साथ के बाद जहां भी रहेगी तो वीडियो कॉल ऑन रखने का, मेरे को आवाज सुननी है, क्या कर रहे हो, ऐसा, है ना, ऐसी कंडीशन आप डाल सकते हो क्या, डाल सकते हो। ठीक है, और ये सब आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको लीगल रिलेशन बनाना है, ये सब चीज आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको लीगल रिलेशन बनाना है। तो ये आपके हो गए ऑफर के 8 पॉइंट्स। ठीक है, तो ये जोड़े को आप याद रखोगे थोड़ा सा तो आपको ध्यान रह जाएगा, है ना। देखो जो भी लॉ के ऐसे पॉइंट्स होते हैं ना, जनरली अपन हेडिंग पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, उसमें से 2-4 पॉइंट भूल जाते हैं, 2-4 याद रहते हैं। इस तरीके का कुछ तो आपने लॉजिकल चीज अगर की, है ना, तो आपको याद रह जाएगा। ठीक है, तो याद तो आप इसको बनाना चाहो तो बना सकते हो, अगर आपको फोटो लेना चाहो तो फोटो ले सकते हो, लेकिन फोटो की दिक्कत है कि बाद में मिलता नहीं है ना। फोटोज अपन लेके रख लेते हैं लेकिन वो बाद में दिखती नहीं अपने को चीजें कहाँ कहाँ पर है, अपन ढूंढने कुछ और जाते हैं मिल कुछ और जाता है ना, फिर अलग यादों में चले जाते हैं, है ना, उसको देखते बैठ जाते हैं, फिर वो देखते दोस्तों को भेजते बैठते हैं, देख देख तब ये हुआ था ये हुआ था, है ना। इससे अच्छा क्या है कि लिख लो एक बार का, हाँ, नहीं तो भी सुन लो एक बार वापस से, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुनेगा। तो हमने यहाँ पर क्या बोला, है ना, हमने यहाँ पर क्या बोला कि सबसे पहले अगर ऑफर की बात करें तो हमको पहले सोचना पड़ेगा कि ऑफर अपने को सबको पूछना है या स्पेसिफिक पूछना है, तो दिस कैन बी जनरल और स्पेसिफिक। सेकंड वाला मुद्दा, पूछना है तो भाई इट हैज टू बी कम्युनिकेटेड, कम्युनिकेट करेंगे तो एकदम क्लियर कट करेंगे, है ना, एकदम क्लियर कट पूछेंगे, मतलब ऑफर हैज टू बी सर्टेन। अब कम्युनिकेट कैसे करोगे आप,
एक्सप्रेस भी कर सकते हो, इम्प्लाइड भी कर सकते हो, बोल के भी कर सकते हो, या फिर आप इम्प्लाइड भी कर सकते हो। अब आपने पूछा तो क्यों पूछा? ताकि सामने वाले की एसेंट मिले, सामने वाले की सहमति मिले, है ना। और उसने कुछ नहीं बोला तो क्या उसको हम हाँ मान लेंगे? तो ऐसा भी नहीं है ना। चलो अगर वो मान गई या मान गया तो बाद में आप कंडीशन डाल सकते हो, है ना। आप बिल्कुल कंडीशन डाल सकते हो। और ये सब तामझाम आप क्यों कर रहे हो? ताकि आप उसके साथ लीगल रिलेशन बना पाओ। सही है, समझ आया? हाँ या ना बताइए। तो ये हेडिंग याद हो गई। अंदर का कंटेंट एक बार फटाफट फटाफट देख लेते हैं। स्क्रॉल अप करूं, यहां से लिख रहे हो क्या? है ना, फटाफट फटाफट लिखो एकदम। अंशु कह रहे लॉजिकल कहा है, काफी लॉजिकल है ये तो, सबकी कहानी है। आगे आएगा, संदर्भ आगे आएगा, चिंता मत करो, हौले हौले। क्या बोला? एक्सपीरियंस सर, आपके साथ ऐसा ही होता है। ये कुछ कुछ एक्सपीरियंस देखे देखे हैं, है ना। इंसान दो तरीके से सीखता है, या तो खुद करके या फिर दूसरों को देख देख के, बस। हाँ जी। वो पूछ रहा है कि भाई हंसी तो एक्सेप्टेंस है कि नहीं, तो डिपेंड करता है ना, है ना। क्या बोला? हाँ वही डिपेंड करता है ना उस पर। और इसी के ऊपर छोटी सी शायरी भी है ना, सुना देता हूँ लोग यहाँ, जब तक कि लिख रहे हैं बाकी लोग ना, सुन लो। स्क्रॉल कर देते हैं जब तक। है ना, इत्तेफाक मतलब पता है आपको? इत्तेफाक, इत्तेफाक मतलब काइंड ऑफ कोइंसिडेंस, है ना। तो गौर फरमाइएगा, दो ही लाइन की है। ऐसे जिस तरीके से लॉ लिखा जाता है वैसे ही है कि शब्दों के इत्तेफाक में, शब्दों के इत्तेफाक में जरा फेर बदल करके देख। फेर बदल मतलब चेंजेस, है ना। गौर फरमाइएगा कि शब्दों के इत्तेफाक में जरा फेर बदल करके देख, और तू मुझे देख कर न मुस्कुरा, और तू मुझे देख कर न मुस्कुरा, जरा मुस्कुरा के देख। डीप थी, डीप थोड़ी, समझने में टाइम लगेगा। शुक्रिया। चलिए, तो ये आपके हो गए यहां पर 8 से 9 पॉइंट्स। डन है क्या? चले हम आगे। मेरे कह रहा है किस टोन में हंसती है उस पर डिपेंड करता है। है ना, अब मैं स्टड बनूंगा ऐसे, ये सब नहीं लिखना आपको। अभिषेक कह रहा है कि मैंने वीडियो क्वालिटी 360 पिक्सल्स पर की है, लेकिन आपका लेक्चर चालू होते ही 180 हो जाता है, 1080 हो जाता है। लो क्वालिटी में नहीं देख सकते आप हमको, अलाउड नहीं है। चले हम आगे। लिखा सभी ने इतना? चलो सुनो, है ना। तो आपके पास यहाँ पर 8-9 पॉइंट्स है। एक बार मैं यहाँ से ही आपको क्विकली रिकॉल करवा लेता हूँ। तो पहले आपको दिया गया कि भाई इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस। तो भाई ये तो आप मेरे हिसाब से मन से भी लिख सकते हो, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ऑफर हैज टू गिवन इन सच अ वे दैट देयर इज इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू लीगली बाउंड अनदर पार्टी, है ना। लीगल बाउंड, आप दूसरी पार्टी को लीगली बाउंड करोगे मतलब आप लीगल रिलेशंस बनाओगे, है ना। लीगल रिलेशंस बनाओगे मतलब क्या, कि आप उनको कुछ ना कुछ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस भी ट्रांसफर करना चाहते हो। सो अ सोशल इन्विटेशन इवन इफ एक्सेप्टेड डज नॉट क्रिएट लीगल रिलेशंस। तो अगर आपके पास यहाँ पर सोशल इन्विटेशन भी है तो भी वहां पर कोई लीगल रिलेशन नहीं बनता है। तो इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन। तो ये आपका पहले पढ़ा हुआ, इसमें कुछ भी नया पढ़ नहीं है, जो आपने पढ़ा है उतना सेम आप डाल सकते हो, ठीक है। देन इट मस्ट बी सर्टेन डेफिनेट एंड नॉट वेग, मतलब ये भी सेम, है ना। दोनों जो है सेम पेज पर रहने चाहिए, आप इसमें ये भी डाल सकते हो, ठीक है। डेफिनेट सर्टेन होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, तो मीनिंग शुड बी क्लियर। एंड इसमें ऑयल वाला एग्जांपल आप डाल सकते हो कहीं पर भी, जहां पर भी वेग वाला पॉइंट आता है ऑयल वाला एग्जांपल डाल खत्म कर देना, ठीक है। देन इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरी। आप जब तक बताओगे नहीं तब तक कैसे चलेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या बोला है, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरी। तो देखो इसमें जो की वर्ड्स है उसको मैंने बोल्ड बोल्ड भी करके रखा है। तो हमने बोला कि जब तक आप ऑफर को कम्युनिकेट नहीं करोगे एक्सेप्टेंस कैसे आएगा। सो इट हैज टू बी कम्युनिकेटेड। इफ द ऑफर इज नॉट कम्युनिकेटेड एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी गिवन। और इसमें बहुत ही फेमस केस लॉ है, कौन सा वाला? लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, है ना। याद है आपको? ये नहीं पता आपको? ये क्या बात कर रहे हो, नहीं, इतना फेमस केस लॉ ये। हाँ, दिस इज योर लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त में क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ, ड्राइंग से आपको अच्छे से याद रहेगा।
तो एक सेठ जी थे जिनका नाम था गौरी दत्त, और एक सेठ जी थे जिनका नाम था गौरी दत्त, एंड ये गौरी दत्त का एक भतीजा भांजा था ये, है ना, इसको अपन कीड़े वाला बच्चा बोलते हैं, है ना, ये है ना, ये कौन है, तो कौशिक है ये। कौन है कौशिक, कोई नहीं है, अच्छा अच्छा सुनो, है ना, तो यहाँ पर देखो कौन है, एक सेठ जी थे जिनका नाम था गौरी दत्त। गौरी दत्त का जो नेफ्यू था ये घूम गया था, तो इसने अब जो गौरी दत्त थे इन्होंने अपने सर्वेंट लालमन शुक्ला को बोला कि ये हमारा जो नेफ्यू घूम गया है, जब उसको मार्केट में जाकर ढूंढ के लाओ, है ना। तो लालमन शुक्ला, उनका नाम था लालमन शुक्ला, है ना, लालमन शुक्ला को भेजा ढूंढने के लिए। तो गौरी दत्त से रहा नहीं गया, गौरी दत्त जो है घर के बाहर जाकर उसने अनाउंस कर दिया कि जिसने भी मेरे भतीजे को ढूंढा, जिसने भी मेरे नेफ्यू को ढूंढा, उसको मैं इनाम दूंगा, है ना। उसने अनाउंसमेंट किया, घर के अंदर आ गया। उसी दौरान लालमन शुक्ला जो नौकर जिसको हमने भेजा था उसको बच्चा मिल गया, वो बच्चा लेके अपने सेठ जी के पास वापस लेके आया। जैसे ही वो घर के बाहर निकला तो पूरे गांव वाले उसके लिए तालियां बजाने लगे, ओहो बोले तुमने बच्चा ढूंढ लिया, पैसा मिलेगा तुमको। तो ये लालमन शुक्ला ने बोला किस बात का पैसा, हमको तो कुछ पता नहीं है। तो पूरे गांव वालों ने उसके बताया कि भाई तेरे सेठ ने ऑफर दिया था कि अगर आप ये खोया वो बच्चा ढूंढ के लाएंगे तो हम आपको इनाम देंगे। तो लालमन शुक्ला को तो पता ही नहीं था, लेकिन अब तो पता चल गया, और पता चलने के बाद गया वो सेठ जी के पास, बोला निकालो पैसे। सेठ जी बोले किस बात के, बोले बच्चा ढूंढ के आए हो। तो यहाँ पर सेठ जी बोले तेरे को तो ऑफर का पता ही नहीं था, है ना। सेठ जी ने क्या बोला गौरी दत्त ने कि भाई आपको तो ऑफर का पता ही नहीं था, तो आप एक्सेप्टेंस कैसे दोगे। तो एक्सेप्टेंस कौन दे सकता है, जिसको ऑफर किया गया हो या फिर जो अवेयर हो ऑफर के बारे में। तो यहां पर तो ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ था, है ना। गौरी दत्त की तरफ से लालमन शुक्ला को ऑफर जो कम्युनिकेट ही नहीं हुआ था, तो क्योंकि कम्युनिकेट नहीं हुआ था इस वजह से यहां पर कोर्ट ने बोला कि भाई सेठ जी एकदम सही है, नौकर को कोई पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका केस लॉ कंपलसरी आना चाहिए इस वाले पॉइंट में, और ये कौन सा वाला पॉइंट है आपका, है ना, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरी। तो यहां पर मैं आपको यहाँ एक बार लीगल लैंग्वेज पढ़ा भी देता हूं, सुनेगा ध्यान से। तो हमने बोला गौरी दत्त सेंट हिज सर्वेंट लालमन टू ट्रेस हिज मिसिंग नेफ्यू, he then announced that anybody who traced his nephew would be entitled to certain reward, उसको रिवॉर्ड देगा। L traced the boy in ignorance of this announcement, मतलब लालमन शुक्ला को ये बॉय मिल गया in ignorance of the announcement, और लालमन शुक्ला को अनाउंसमेंट के बारे में पता नहीं था। Subsequently when he came to know of the reward, बाद में जब उसको रिवॉर्ड के बारे में पता चला, he claimed it, it was held, मतलब कोर्ट का डिसीजन था, कोर्ट का डिसीजन था that he was not entitled to the reward as he did not know about the offer. This is your case law, ठीक है, समझ आया। तो यहां पर हमने क्या बोला कि आपका जो ऑफर है वो कम्युनिकेट होना चाहिए। इसमें ये केस लॉ अगर आपको समझो कि 5 पॉइंट्स आते लिखने के लिए, उसमें ये पॉइंट के अंदर आपने केस लॉ नहीं भी लिखा तो भी एटलीस्ट नाम याद रखना है आपको। मैं आपको सारे केस लॉस के नाम याद रखने के लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन मेन मेन वाले आपको याद रखने हैं, ठीक है। जैसे आपका कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर नहीं याद रखा तो भी चलेगा, लेकिन ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, सालों से फेमस केस लॉ है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। वैसे माइनर वाला कौन सा फेमस होता है, मोहरी बीबी वाला केस, है ना। ऐसे ऐसे आपको फेमस फेमस केस लॉस के नाम याद रखने हैं, ठीक है, समझ आया। चले हम आगे, है ना। देखिए नेक्स्ट अपने को यहां पर बोल के रखा है, नेक्स्ट अपने को यहां पर बोल के रखा है, इट मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ अनदर पार्टी। सो ऑफर हैज टू बी मेड विद अ व्यू टू गेट द एसेंट ऑफ अनदर पार्टी, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ अनदर पार्टी। जस्ट एक इंटेंशन बताना इज नॉट एन ऑफर, जस्ट कम्युनिकेटिंग योर इंटेंशन इज नॉट एन ऑफर। जैसे मैंने आपको पूछा कि मैं सोच रहा हूं गोवा चले जाऊं, ऑफर है क्या। मैंने कहा कि मैं सोच रहा हूं कि मैं गोवा चले जाऊं, तो ऑफर है क्या। ये सिर्फ मैं इंटेंशन आपको जता रहा हूं, लेकिन मैं आपको पूछ रहा हूं कि क्या आप मेरे साथ गोवा चलोगे, तो ये क्या है, ऑफर है। तो हम क्यों ऑफर दे रहे हैं, है ना, हम क्यों ऑफर दे रहे हैं, ताकि सामने वाले के यहां पर एक्सेप्टेंस मिले, कॉन्सेंट मिले, ठीक है, समझ आया। चलिए देन नेक्स्ट अपने क्या पर बोल के रखा है, इट मे बी कंडीशनल। तो ऑफर में कंडीशंस भी हो सकती है, वो तो चिल्लर पॉइंट है, आप अपने मन से लिख सकते हो कि ऑफर में आप कंडीशंस भी डाल सकते हो, लेकिन कंडीशन ऑफर देते वक्त या उसके पहले बताना है ना। आप ऑफर में कंडीशंस डाल सकते हो कि अगर आपको भाई मेरे साथ गोवा चलना है तो आपको 1,01,000 रुपए जमा कराने पड़ेंगे, है ना। तो ये कंडीशंस है, तो ये कब बता देना चाहिए, ऑफर देते वक्त या उसके पहले। आपने हाँ बोल दिया फिर मैं बोलूंगा 1,01,000 देने पड़ेंगे तो नहीं चलेगा, ठीक है, समझ आया। तो यहाँ पर ऑफर कैन बी कंडीशनल, लेकिन इट हैज टू बी प्री इन्फॉर्म टू द अनदर पार्टी। देन नेक्स्ट अपने को बोला है, ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ व्हिच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। ऑफर में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि भाई सामने वाले ने अगर रिप्लाई नहीं किया या कुछ नहीं किया तो उसको हम हाँ मान लेंगे, ठीक है।
So one cannot say that if a acceptance is not communicated within a certain time, the offer would be considered as accepted. So you cannot say कि अगर आपने एक हफ्ते में जवाब नहीं दिया तो हम मानेंगे कि आप शर्म के मारे जवाब नहीं दे रहे हो, मतलब आप शर्मा रहे हो, आप संकोच कर रहे हो, आपकी तो हाँ है लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो, तो क्या ऐसा कोई ऑफर मानना है क्या? नहीं, मतलब ऑफर में ऐसा कुछ भी आपका कंडीशन नहीं होना चाहिए। तो हमने आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल मोबाइल दिया था 5,000 रुपए में, हमने ऑफर किया था 5,000 रुपए और हमने बोला कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 5 दिन में रिप्लाई नहीं किया तो हम मानेंगे कि आप मोबाइल खरीदने के लिए तैयार हो। तो क्या ऑफर में ऐसा क्लॉज होना चाहिए? नहीं, दिस इज नॉट अ वैलिड क्लॉज, है ना, ये एक वैलिड क्लॉज नहीं है। समझ आया, है ना? चले हम आगे, है ना? ओके, क्या बोल रहे हैं? चिन्या वर्सेस रम्या माइनर वाला केस था, चिन्या रम्या कंसीडरेशन वाला केस था, है ना? मोहिरी भी माइनर वाला केस था, है कि नहीं? सौरभ तुली। चलिए नेक्स्ट बोला इट कैन बी स्पेसिफिक और जनरल, सेम, इसमें कुछ नया नहीं लिखना है आपको, है ना? इट में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ये भी एकदम सेम, है ना? एक्सप्रेस मतलब आपका वर्ड्स में, इम्प्लाइड मतलब थ्रू दी, इम्प्लाइड मतलब मेन क्या लिखोगे इसमें? थ्रू दी, इट इज मेड थ्रू दी, इट इज मेड बाय इम्प्लीकेशन, या फिर इट इज मेड थ्रू दी कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, है ना? आपके यहाँ पर ये वर्ड्स आने जरूरी है, इट इज मेड थ्रू दी कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, ये भी डन है ना? देन लास्ट वाला पॉइंट आपके यहाँ पर बोल के रखा है दैट ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, इन्विटेशन टू ऑफर, प्रोस्पेक्टस, एडवर्टीजमेंट। तो उसको अपन कर लेते हैं डिस्कस, है ना? उसके पहले ये अपने नोट्स पर आ जाते हैं। तो यहां तक डन डन डन, कोई दिक्कत कोई समस्या, है ना? ओके चलिए, तो यहां पर आपको ये सब चीजें दी गई है। देन व्हाट इज एन इनविटेशन टू ऑफर, यहां पर समझा है, सुनेगा। देखो ऑफर एक इनविटेशन टू ऑफर से अलग होता है, सबको पता है ना? ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर अलग होता है। तो मुझे बताओ पहले कौन सा आता है, इनविटेशन टू ऑफर या ऑफर? है ना, सबसे पहले आता है इनविटेशन टू ऑफर, फिर क्या आएगा? ऑफर, फिर क्या आएगा? एक्सेप्टेंस। So there is a difference between offer and invitation to offer. Point number one. Point number two. Invitation to offer is something which precedes the offer. Invitation to offer is something which precedes the offer. जो ऑफर के पहले आता है उसको हम कहते हैं इन्विटेशन टू ऑफर। फॉर एग्जाम्पल इन्विटेशन टू ऑफर का एग्जाम्पल, ऑक्शन के लोगों को बुलाया था, तो स्टेप बाय स्टेप कैसे इसमें इनविटेशन टू ऑफर क्या था? ठीक है, और आपका नाम क्या है? हर्षित, हर्षिव, कोई शॉर्ट में क्या बोलते दोस्त यार, बंधु? शिव ही बोलते हैं ना? हाँ सुनो, सुनेगा, है ना? तो यहाँ पर देखो शिव ने यहाँ पर एक एडवर्टीजमेंट दी है, और कुछ बोलते हैं क्या, बता सकते हो आप? इनफॉर्मल वाला भी बता, बाबा बोलते क्या? अप्पा, ये भी अप्पा, किस बात के लिए अप्पा? साउथ इंडियन है क्या? अच्छा, इसके ऊपर केस किया। अच्छा सुनो, है ना, समझो अप्पा ने यहाँ पर क्या किया, है ना? अप्पा ने एडवर्टीजमेंट दिया कि ये जो क्लासरूम देख रही है मुझे ऑक्शन करनी है, हाँ, दिस इज व्हाट इनविटेशन टू ऑफर। ये देख के नवनीत सर आ गए, है ना, कि भाई मेरे को खरीदनी है, वो क्या है? ऑफर। हाँ, बोला नहीं नहीं आपको नहीं बेचनी है, खत्म, रिजेक्शन। ठीक है, फिर समझो कि वैभव सर आए, वैभव सर बोले मुझे खरीदनी है, आपने बोला हाँ ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो ऑफर या इनविटेशन टू ऑफर आपके इंटेंशन पर डिपेंड करता है। जो भी स्टेटमेंट आपने दिया हुआ है, उस स्टेटमेंट आपने किस इंटेंशन से दिया हुआ है उससे डिसाइड होता है कि ये इनविटेशन टू ऑफर है या फिर ऑफर है। इफ यू आर गोइंग टू निगोशिएट फर्दर, अगर आपका मन ऐसा है कि आप उसमें आगे निगोशिएट करने वाले हैं, देन दैट इज योर इनविटेशन टू ऑफर। एंड अगर आपकी इंटेंशन ऐसा है कि जैसे ही सामने वाले ने हाँ बोला, दैट विल कन्वर्ट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। If your intention is such, if the other party agrees, the statement will convert into a contract. जैसे ही सामने वाला अग्री करता है वो कॉन्ट्रैक्ट में बदल जाएगा, तो आपने क्या किया है? ऑफर। लेकिन अगर आपका इंटेंशन ऐसा है दैट यू आर गोइंग टू निगोशिएट मोर ऑन दिस, है ना, अगर आपका ऐसा है कि आप इस पर और निगोशिएट करने वाले हो, है ना, या फिर आप बाद में डिसाइड करने वाले हो कि बेचना नहीं है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड एज योर इनविटेशन टू ऑफर। सो देयर इज अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस, ये सब आपको लिख सकते हो आप, ये सब देयर इज अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन offer and invitation to offer. So it depends upon the intention of the party who is making the statement, and it depends upon the intention of the party or the person who is making the statement. If the person is of the view that if the other party agrees it will convert into a contract, then that is an offer. And if the party is of the view that he wants to negotiate more on that, or he wants to renegotiate regarding the terms, then it is an invitation to offer. समझ आया, है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल
और आपका नाम क्या है? हाँ जी बताइए। सेल वाला भी इनविटेशन टू ऑफर में आएगा। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। आपका नाम क्या है? सेकंड क्लास में। हाँ हाँ, स्काई ब्लू शर्ट। यस, आपका आपका हाँ, सही। शाम, है ना? शाम। देखो शाम क्या है ना, ये एग्जाम का क्वेश्चन है कि अपने देखो बाजू में कौन सा शोरूम है? सिलाई है, सिलाई। सिलाई का शोरूम सबको पता है ना इधर, है ना? जय हिंद तो सुना है, नहीं तो सबने, चलो मान्यवर सुना है, खत्म करो, है ना? तो सबने मान्यवर सुना है ना? तो श्याम भाई मान्यवर में गए, है ना? मान्यवर में बहुत सारे कुर्ते लगे हुए थे। एक कुर्ता उन्होंने उठाया, प्राइस देखा 11,000, बोले बहुत सस्ता है, हाँ? ये कुर्ता उठाया और जाके काउंटर में बोला कि हमको ये खरीदना है, और काउंटर वाले ने शक्ल देख के बोल दिया नो। उनको लगा कि इतनी सेविंग नहीं होगी अभी बंदे के पास, है ना? अभी थोड़ा टाइम है सी बनने में। तो मुझे बताओ कि क्या दुकानदार के पास ये अधिकार है कि वो उसको मना कर सकता है? ये एग्जाम क्वेश्चन था। क्या उसको शॉपकीपर मना कर सकता है? ये एग्जाम क्वेश्चन था। मना कर सकता है? कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है ना? क्योंकि ये क्या था, एक इनविटेशन टू ऑफर। तो ये एग्जाम्पल में ऐसा कहते हैं कि जो भी लिस्ट प्राइस वगैरह लगी हुई रहती है या जो भी प्रोडक्ट की प्राइस होती है वो होती है इनविटेशन टू ऑफर। आपने देखा कुर्ता 11,000 का आपको पसंद आया या 1100 का आपको पसंद आया, ठीक है? तो दुकानदार ने आपको इनवाइट किया था, आपने कुर्ता उठाया, आप काउंटर में गए और आपने बोला कि मुझे ये खरीदना है, तो वो था ऑफर। आप काउंटर में गए और आपने कहा कि मुझे खरीदना है, तो वो आपने क्या दिया दुकानदार को? ऑफर। दुकानदार आपको ये भी बोल सकता है कि सेठ के लड़के के लिए ऑलरेडी बुकड है, या इसकी ऑलरेडी बुकिंग हो चुकी है, या हमको ये बेचना ही नहीं है, ये हमारा लास्ट पीस है, ये डिस्प्ले का पीस है, तो मना कर सकता है कि नहीं, है ना? तो उसके पास अगर रिजेक्शन का भी यहाँ पर राइट है, मतलब उसने क्या दिया था आपको? इनविटेशन टू ऑफर। फिर आपने जो दिया वो था ऑफर, एंड फिर अगर उसने हाँ बोला तो वो एक्सेप्टेंस, ठीक है? तो ये एक से दो बार आपके एग्जाम में आ चुका है, यही वाला कि एक लड़की जीन्स लेने गई थी, उसको दुकानदार ने मना कर दिया, ऐसा, ठीक है? चलिए तो यहां पर एक बार देख लेते हैं। सो इनविटेशन टू ऑफर इज ओनली अ सर्कुलेशन ऑफ एन ऑफर, एक्सेप्टेंस ऑफ एन इनविटेशन डज नॉट रिजल्ट इन कॉन्ट्रैक्ट, है ना? एक्सेप्टेंस ऑफ एन इनविटेशन टू एन ऑफर डज नॉट रिजल्ट इन अ कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ऑफर होता है। तो यहाँ पर नॉट वर्ड मिस हो गया है। इनविटेशन टू ऑफर जनरली मीन्स इनविटेशन टू ऑफर, टू नेगोशिएट ऑफर, टू रिसीव ऑफर। ये लाइन छोड़ दो, ये लाइन छोड़ दो आप। तो आपको ये समझ आया कि इनविटेशन टू ऑफर इज समथिंग विच प्रिसीड्स द ऑफर, वो ऑफर के पहले होता है, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, कि भाई जो भी स्टेटमेंट उन्होंने दे के रखा है उसको हम ऑफर माने या फिर इनविटेशन टू ऑफर माने, ठीक है? समझ आया? ओके, चले हम आगे सुनेगा। देन एग्जांपल में आपको बोल के रखा है एन इनविटेशन बाय कंपनी टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर शेयर्स। तो कंपनी देखो शेयर सब्सक्राइब करने के लिए क्या इशू करती है? प्रोस्पेक्टस। सुना है सबने? तो कंपनी इशू करती है प्रोस्पेक्टस। वो कहती है कि भाई देखो हमारी कंपनी ये बड़े बड़े काम करने वाली है, उसके लिए हमको 100 करोड़ की जरूरत है, आप चाहे तो शेयर्स इससे खरीद सकते हैं, जैसे जिसको हम आईपीओ कहते हैं, और जिसको हम आईपीओ कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। जैसे देखो जोमेटो का आईपीओ आया था, सुना होगा आपने, है ना? जोमेटो के शेयर्स पहली पहली बार मार्केट में आए, जोमेटो का आईपीओ आया था। तो कंपनी ने आपको यहाँ पर पूछा कि क्या भाई आप खरीदने के लिए तैयार हो, है ना? कंपनी ने आपको पूछा कि भाई हम यहाँ पर शेयर्स वगैरह इशू कर रहे हैं, तो क्या आपको इसमें सब्सक्राइब करना है? तो कंपनी ने जब आपको प्रोस्पेक्टस दिया तो वो क्या था? इनविटेशन टू ऑफर। आपने शेयर्स के लिए सब्सक्राइब कर दिया, कंपनी ने 15,000 मांगे थे, आपने दे दिए 15,000, आपने एप्लीकेशन डाल दी, तो वो क्या था? ऑफर। अगर आपको शेयर्स अलॉट हो गए तो हो जाएगा एक्सेप्टेंस। और कंपनी मना भी कर सकती है ना? बहुत लोग आईपीओ में पैसा लगाते हैं लेकिन सबको शेयर्स नहीं मिलते हैं, तो आपको कंपनी की तरफ से रिजेक्शन भी आ सकता है। सही है क्या? सिमिलरली आप रास्ते से जा रहे थे, एकदम से हमारा स्टाफ आपके बीच में आ गया रोड में और आपको पेम्पलेट दे दिया उसने, तो हमारी तरफ से क्या था? वो इनविटेशन टू ऑफर। आप वो पेम्पलेट लेके आ गए ऑफिस में, बोले एडमिशन लेना है, वो क्या था? ऑफर, है ना? फिर आपको सोनाली मैडम ने बोला ठीक है, तो एक्सेप्टेंस, है ना? भगा दिया तो कुछ नहीं, मतलब निकल जाओगे, कुछ नहीं, मतलब ये क्या था? इनविटेशन टू ऑफर। समझ आया? पक्का एकदम? ओके चलिए, तो ये आपका मुद्दा था ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर। तो इसका आपको डिफरेंस भी दिया गया है, इस डिफरेंस को एक बार रीड करना, मैंने समझा दिया, इसको फटाफट से एक बार रीड कर लेना, मैंने इसको फटाफट से एक बार रीड करना। किसी वर्ड में आप सेंटेंस में आप अटको तो मुझे बताइए। ऋतुजा पूछे डिफरेंस बिटवीन जनरल ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर ऑफर के पहले की कहानी है,
एंड ऑफर का टाइप होता है जनरल ऑफर, ऐसा। तो दोनों एकदम अलग अलग है ना, कंपेरेबल नहीं है। क्या शिलाजीत क्या बोल रहा है, जिसने जोमेटो और पेटीएम का आईपीओ लिया था वो लुट चुका है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। जोमेटो का आईपीओ मुझे लगा था, 70 रुपए का शेयर था जब मिला था, 110-20 में मैंने बेच दिए थे, खत्म। पेटीएम वाले डूब गए बेचारे, पेटीएम वाले आज तक सर उठा के देख नहीं पाए। रीड करना इसको फटाफट से, कहीं पर अगर दिक्कत हो तो बताइएगा। नेगोशिएशन मतलब नेगोशिएट करना, मतलब काइंड ऑफ मोल भाव करना या नई नई कंडीशंस डालना। यस यस बिल्कुल, कीवर्ड्स पर ही आपको फोकस करना है, और बाकी आगे पीछे का सेंटेंस आप खुद बना लेना। इनविटेशन टू ऑफर में कीवर्ड्स आपके आएंगे, इन्होंने देखो मीनिंग में क्या समझा है। पार्टी विदाउट एक्सप्रेसिंग फाइनल विलिंगनेस proposes certain forms on which he is willing to negotiate. He does not make an offer but only invites the other to make an offer. अब आइडियली जिसमें कीवर्ड्स है ना, तो आपके आ जाएंगे द पार्टी इज विलिंग टू नेगोशिएट, ही डज नॉट मेक एन ऑफर, ओनली इनवाइट्स पार्टी टू मेक एन ऑफर, ये है ना। अ पर्सन इज विलिंग टू नेगोशिएट, ही डज नॉट मेक एन ऑफर बट इनवाइट्स अनदर पार्टी टू मेक एन ऑफर। ये आपके इसमें हो गए कीवर्ड्स, मेन वर्ड्स। ठीक है, समझ आया? समझ आया कि बताइए? ओके चलिए, अब नेक्स्ट आपको यहां पर दिया गया एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन 2b में हमने ऑलरेडी पढ़ी है, मतलब प्रॉमिस। तो इसकी डेफिनेशन क्या थी? व्हेन द पर्सन टू हुम दी प्रपोजल इज गिवन signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. Proposal when accepted becomes a promise. Proposal when accepted becomes a promise. ठीक है, सभी ने पढ़ा है? ओके, अब यहां पर आपको है ना दिया हुआ है लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस। तो ये देखो कुछ कुछ पॉइंट्स हैं है ना एक्सेप्टेंस को लेकर। मैं एक बार ना आपको हेडिंग पढ़वाता हूं, जस्ट अ मिनट। है ना, एक्सेप्टेंस में देखो लीगल रूल्स में क्या क्या आता है, ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट है एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन बाय ओनली दैट पर्सन टू हुम दी ऑफर इज मेड। पॉइंट नंबर 1, मैं जिसको पूछा वही हाँ बोलेगा। सेकंड, एब्सोल्यूट मस्ट बी, योर एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। मतलब जब आप एक्सेप्टेंस दोगे तो उसमें कोई नई कंडीशन नहीं डालनी। अगर आपने न्यू कंडीशन डाल दी तो एक्सेप्टेंस नहीं होगा, वो क्या होगा? काउंटर ऑफर। अगर आपने नई कंडीशन डाल दी तो आप क्या दे रहे हो? मॉडिफाइड एक्सेप्टेंस दे रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा आपका? काउंटर ऑफर। देन थर्ड वाला केस, थर्ड वाला पॉइंट, द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। जैसे ऑफर कम्युनिकेट करना जरूरी है वैसे ही एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट करना जरूरी है। देन नेक्स्ट वाला आपका मुद्दा है एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड इन द प्रिस्क्राइब्ड मोड। हमने जैसे मोड में बोला है वैसे आपको एक्सेप्टेंस देना है। नेक्स्ट वाला पॉइंट है इट हैज टू बी गिवन विद इन अ रीजनेबल टाइम। सिक्स वाला पॉइंट है मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। मतलब खामोशी का मतलब हाँ नहीं होता है ना। मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस कैन बी बाय कंडक्ट और इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। तो आप कंडक्ट से भी दे सकते हो, इम्प्लाइड भी दे सकते हो। तो ये आपके 6-7 पॉइंट्स हैं। ठीक है, डन है? अब इसको याद कैसे करना है? तो हमारे पास ये देखो, ये है मिस्टर एक्सेप्टेंस। इसका नाम क्या है? मिस्टर एक्सेप्टेंस। आप इसका चेहरा वहरा सब याद रख लो, आपको 7-8 पॉइंट सारे याद हो जाएंगे। हाँ, जैसे ऑफर में आपने वो जो है वर वधु को याद रखा था अभी, है ना, जनरल ऑफर और है ना वो वाला, तो उसी तरीके से आप ये याद रखो तो सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे। सुनेगा, सुनेगा, ये जो मिस्टर एक्सेप्टेंस है ना, ये जो यहाँ पर एक्सेप्टेंस देगा उसका मुंह तो आपको देख के समझ रहा होगा कि शायद कुछ बोल ना पाइए। तो ये हो सकता है कि भाई इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस दे तो भी चलेगा। है ना, इसने कुछ नहीं बोला, है ना, इसने अगर कुछ नहीं बोला, क्या बात है ना, अब्बड़ जी आ गए स्विट्जरलैंड से भाई, ओहो, है ना। क्या अब्बड़ सर क्या लाए हो हमारे लिए?
आने चलो सुनो, है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका मिस्टर एक्सेप्टेंस, सुनो। तो यहाँ पर क्या हमने बोला कि भाई ये इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस भी दे सकता है, मतलब कुछ नहीं बोला, है ना, मतलब कुछ नहीं बोला, उस तरीके से बिना बोले भी एक्सेप्टेंस दे सकते हो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, खामोशी का मतलब भी हाँ नहीं होता है, बट मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। सेकंड पॉइंट, आपके मुंह को देख के, इसके मुंह को देख के समझेगा। देन रिप्लाई तो इसी को देना पड़ेगा, है ना, भले ही कैसा भी हो, बोल पाए या ना पाए, लेकिन रिप्लाई तो इसको देना पड़ेगा। मतलब एक्सेप्टेंस हैज टू बी गिवन बाय ओनली दैट पर्सन टू हुम दी ऑफर इज मेड, है ना, वही यहाँ पर रिप्लाई दे सकता है। देन ये मोड कौन सा चूज करेगा इसके ऊपर है, चिट्ठी विट्ठी लिख के भी दे सकता है, एंड लेकिन ये मोड जो है कम्युनिकेट होना चाहिए। अगर ये चिट्ठी लिख रहा है तो फिर भी हमारे पास कम्युनिकेट होनी चाहिए, हम तक पहुंचनी चाहिए, ठीक है। देन इसके हाथ वाथ देखो, इसके हाथ में कोई कंडीशन बची नहीं बेचारे के, मतलब आपको जो है कुछ एडिशनल कंडीशन इसमें आप नहीं डाल सकते एक्सेप्टेंस में। एंड इसका जो घड़ी है, घड़ी है ना, इसके इसमें क्या है ना, टाइम डला हुआ है ना, इसमें क्या है, टाइम डला हुआ है। तो टाइम में हमने क्या बोल कर रखा है कि इट हैज टू बी मेड विद इन द रीजनेबल टाइम या गिवन टाइम। जो टाइम हमने दिया था उसी में आपको रिप्लाई करना है, ठीक है, समझ आया, है ना। तो इसके थ्रू क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर, है ना, यस, थोड़ा सा दरवाजा आपको बंद करना पड़ेगा इसमें आ रहा है। धन्यवाद। ओके, तो यहाँ पर आपके सारे के सारे पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है। इसका एक हाथ उल्टा क्यों है, वही तो कंडीशन है ना इसकी, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या बोल के रखा है कि भाई कोई भी कंडीशन आप बाद में नहीं डाल सकते। दोनों हाथ देख के 2 पॉइंट याद हो जाएंगे, एक कंडीशन दूसरा टाइम, ठीक है। और चेहरा देख के क्या याद हो जाएगा कि बेचारा कुछ बोल नहीं पा रहा है ना, तो मियर साइलेंस वाला पॉइंट। और इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस भी दे सकता है। तो एक्सेप्टेंस कैसे देगा, चिट्ठी विट्ठी लिख के देगा, तो मोड हो सकता है, एंड ये मोड हम तक कम्युनिकेट होना चाहिए। एंड रिप्लाई तो इसी को देना पड़ेगा, मतलब जिसको हमने ऑफर दिया है एक्सेप्टेंस उसी पर्सन को देना पड़ेगा, तो ही वैलिड एक्सेप्टेंस होगा, अदरवाइज नहीं। क्लियर वर्डन, हाँ या ना। ये ड्राइंग से आपका फैन हो गया था सर में, धन्यवाद। ऐसे बहुत ड्राइंग्स दिखेगी आपको और आगे। चलिए, तो भाई ये जो एक्सेप्टेंस वाले पॉइंट्स है इसको आप एक बार से रीड करके आना, कंटेंट जो अंदर का रहेगा मैं आपको नेक्स्ट वाले क्लास में इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अच्छा चलिए सुनिएगा, तो यहाँ पर मैं ना 3 दिन नहीं हूँ, है ना, यहाँ पर घर में एक्चुअली शादी है ना, शादी है ना, घर में एक शादी है, मेरी नहीं है, चिंता मत करो, है ना, अभी इंगेजमेंट शादी को टाइम है अपने। तो 6, 7, 8, 9 भी समझो फिर मैं नहीं हूँ। तो मैं 6, 7, 8 थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ना, मतलब मैं 5 तक लूंगा आपका लेक्चर, फिर मैं आपसे मुलाकात करूंगा डायरेक्टली 10 को। और बीच में आपके मैं 1-2 मिनी मैराथन प्लान कर लूंगा। तो छोटे छोटे चैप्टर्स है ना, जैसे एलएलपी है और उसका अपन एक मैराथन प्लान कर लेंगे। आपका कंपनीज एक्ट है, उसके 1 या 2 मैराथन प्लान कर लेंगे, 3-3, 4-4 घंटे के। तो उसमें भी आपका कवर अप हो जाएगा। तो आप कंप्लीशन की बिल्कुल चिंता मत करना, है ना। आप मेन फोकस करना कि जितना भी आप पढ़ रहे हो उसके आप राइटिंग प्रैक्टिस एंड क्वेश्चंस करते हो, चलो वो आपका मेन फोकस होगा, ठीक है। तो 5 तक मैं हूँ, फिर डायरेक्टली मैं आपसे मुलाकात करूंगा 5+5 10 पे, ठीक है। चलिए, तो हम आज के लिए गाइस यहीं पर रुकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, कल मुलाकात करेंगे। हाँ जी बताइए। एसेंशियल्स अभी समझाया नहीं मैंने, समझाना बाकी है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वाले सेशन में आपको समझा दूंगा, अभी सिर्फ मैंने हेडिंग्स बताई आपको। ओके चलिए भाई, थैंक यू सो मच।